हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ये सेशन अटेंड करके एट द एंड ऑफ द सेशन 5 क्वेश्चन दिए हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर भी मुझे बताएंगे। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग अपॉन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड योर रीडिंग स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अप्रेज, द फर्स्ट वर्ड इज अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे बता सकते हैं? एनी आइडिया? कोई मुझे बता सकता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इज वर्ब। ठीक है, मतलब ये एक्शन दिखा रहा है। क्या एक्शन दिखा रहा है? असेस करना, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, असेस करना, इवैल्यूएट करना, अप्रेज। ठीक है, नाउ एंटोनिम देखिए, इग्नोर या फिर ओवरलुक, या फिर आप किसी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी कि आप उस पर गौर कर रहे हैं, उसको अच्छे से देख रहे हैं, तभी आप उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे, है ना, असेस कर पाएंगे कि कोई चीज़ कितनी सही है कितनी नहीं। अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। वो इग्नोर करना या फिर ओवरलुक करना। द प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रेज्ड फर्स्ट। द प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रेज्ड फर्स्ट। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, अप्रेजल, ईयर एंड अप्रेजल, है ना, यानी कि एम्प्लॉइज का जो ईयर एंड पे अप्रेजल यानी कि परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उनको प्रमोशन देना है, इंक्रीमेंट देना है या नहीं। सो अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट। ठीक है, अप्रेज इज द वर्ब ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, देखो ये इमेज आपको बहुत अच्छे से समझा देगा ये मीनिंग, है ना। अप्रेज यानी कि इनको अच्छे से देखा जा रहा है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, मतलब वैल्यूएट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रीअफर्म। रीअफर्म करना मतलब क्या? दोबारा से कंफर्म करना, पुनः पुष्टि करना। ठीक है, कंफर्म करना, रीइंफोर्स करना। एंटोनिम क्या है? हमने डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, द कोर्ट रीअफर्म्ड द रूल। कोर्ट ने क्या किया? रूल को रीअफर्म किया। कोर्ट ने रीअफर्म किया मतलब दोबारा से कंफर्म कर दिया। क्वॉश, इट इज दिस इज आल्सो अ वर्ब। ओके, दिस इज आल्सो वर्ब। द नेक्स्ट वन इज क्वॉश। क्वॉश भी एक वर्ब है। क्वॉश का मतलब होता है कैंसिल करना, वो भी ऑफिशियली, है ना। ऑफिशियली जब रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वॉश। ठीक है, एनल, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड एग्जाम में आपके कई बार आ चुका है। एनल या फिर क्वॉश, रिवोक। एंटोनिम क्या है? अपहोल्ड करना, बनाए रखना या मंजूरी देना, अप्रूव करना। द कोर्ट क्वॉश्ड द मेमोरेंडम। कोर्ट ने क्या किया? मेमोरेंडम क्वॉश कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। The next word, okay. Before we proceed to the next word, let us see the question. आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, छोटे छोटे बीच में 2-3 वर्ड्स के बाद हम क्वेश्चन करते जाएंगे, ताकि रिवीजन यहीं पे, 2 रिवीजन तो आपका यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, सो the word which means to confirm again, appraise, quash या reaffirm, दोबारा confirm करने के लिए कौन सा वर्ड है? appraise, quash या फिर reaffirm? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। dissonance, डिसोनेंस का मतलब क्या होता है? ANCE एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। ANCE एंडिंग वर्ड्स आर नाउन्स, ENCE एंडिंग वर्ड्स आर नाउन्स। डिसोनेंस का मतलब होता है असंगति, यानी कि सहमति ना होना, लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी। या तो हार्मनी नहीं है, यानी कि सब मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, आपसी मतभेद है, या फिर अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, डिसोनेंस होना। एंटोनिम क्या है? हार्मनी, एग्रीमेंट, एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब सब मिलजुल के रह रहे हैं, डिस्कॉर्ड मतलब मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, मतभेद है लोगों में। देयर इज डिसोनेंस इन द सिस्टम, देयर इज डिसोनेंस इन द सिस्टम। ठीक है, चलिए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूशन। फॉर्मल फॉरगिवनेस और एक्सेप्शन। दोष मुक्त जब किया जाता है फॉर्मली, उसे क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूशन। पार्डन और फॉरगिवनेस। पार्डन और फॉरगिवनेस, माफी, उसका एंटोनिम क्या है? सजा, पनिशमेंट या फिर कंडेमनेशन। द कंपनी sought absolution. The company sought absolution. The next one is nicety. Nicety. अच्छा, ION एंडिंग वर्ड भी क्या होता है? नाउन होता है ना। ION एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है। Nicety, it means what? सूक्ष्म बिंदु, मतलब किसी भी चीज का बहुत ही फाइन डिटेल, या इसको क्या बोलते हैं? इसको सबटल नहीं बोलते हैं, सटल पॉइंट। सटल पॉइंट मतलब कोई बहुत ही बारीक बात, है ना। सटल पॉइंट मतलब बहुत ही बारीक बात। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
नाइसिटी, डिटेल और फिर सटल्टी, इसको भी सब्टल्टी नहीं कहेंगे, सटल्टी, सटल्टी या फिर डिटेल। एंटोनिम क्या है? जनरलिटी और सिंप्लिसिटी। इट वाज अ प्रोसीजरल नाइसिटी, यानी कि प्रोसीजर, किसी भी काम को करने का अगर कोई प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर की बारीक सी बात थी, ठीक है, स्मॉल डिटेल था, फाइन डिटेल था, राइट, द नाइसिटी। नाउ चूज द वर्ड व्हिच मींस फॉर्मल फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉर्मल फॉरगिवनेस और एग्जेम्पशन फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त या फिर आरोप मुक्त अगर किया जा रहा है, दोष मुक्त या आरोप मुक्त किया जा रहा है, और फॉर्मली तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? नाइसिटी, एब्सोल्यूशन या फिर डिसोनेंस। और ये सभी वर्ड्स नाउन्स है, ठीक है, नाइसिटी भी नाउन है, एब्सोल्यूशन भी नाउन है और डिसोनेंस भी नाउन है, ठीक है। चलो नाउ हॉलो आउट करना, फ्रेजल वर्ब है। हॉलो आउट करना मतलब क्या है? खोखला कर देना, अंदर से कमजोर कर देना, खोखला कर देना, अंदर से कमजोर कर देना, ठीक है। वीकन और अंडरमाइन, वीकन और अंडरमाइन, ठीक है, स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स। द ऑर्डर हॉलोज आउट द रूल, यानी कि जो ऑर्डर आया है उससे जो रूल है वो हॉलो आउट हो जा रहा है, मतलब खोखला हो जा रहा है, कमजोर हो जा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज अ वर्ब, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। ट्रांसपोज करना मतलब एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर करना, मूव करना, शिफ्ट करना, ठीक है। एंटोनिम क्या बनेगा इसका? रिटेन करना। एंटोनिम क्या बनेगा? रिटेन करना। द लॉजिक कैन नॉट बी ट्रांसपोज्ड, कह रहे हैं कि जो लॉजिक है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है ना, शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। Coming to the next word, propagate. Propagate, this is also a verb. Propagate, verb मतलब फैलाना, ठीक है। Propagate करना मतलब फैलाना, spread करना, ठीक है। To spread or to transmit, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भाई साहब हंस रहे, हंस के क्या कर रहे हैं? सारे वायरस को propagate कर रहे हैं, मतलब बेसिकली spread कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ठीक है। So propagate, disseminate, disseminate भी बहुत प्यारा वर्ड है। disseminate स्प्रेड करना, प्रोपगेट करना, फैलाना। एंटोनिम क्या है? उसको रोकना, कंटेन करना, है ना, सप्रेस करना। द डैमेज कैन प्रोपगेट वाइडली, कह रहे हैं कि जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, प्रोपगेट वाइडली कर सकता है। अब ट्रांसफर और शिफ्ट फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, एक सिचुएशन से निकाल के दूसरे सिचुएशन में डालने को क्या कह सकते हैं? ट्रांसपोज, हॉलो आउट या फिर प्रोपगेट। ट्रांसपोज, हॉलो आउट या फिर प्रोपगेट, कमेंट करके आप मुझे बताइए। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेमिस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेमिस, ठीक है, ये भी एक नाउन है। प्रेमिस, अ बेसिक आइडिया और अजम्पशन। प्रेमिस का मतलब क्या है? आपके दिमाग में, मेरे दिल में एक ख्याल आया, तो उस ख्याल को हम क्या कह सकते हैं? प्रेमिस कह सकते हैं, ठीक है। Premise means the basic idea or assumption, ठीक है, assumption, basis। Antonym क्या है? Conclusion या फिर result। Antonym क्या है? Conclusion या फिर result। The court accepted the premise, court ने जो idea या जो assumption बताया गया, जो ख्याल बताया गया, जो premise बताया गया, उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, accept कर लिया। Leave the door open, leave the door open का मतलब क्या होता है? Keep a possibility और अवेलेबिलिटी, है ना, कोई संभावना ओपन रखना, संभावना पॉसिबिलिटी अवेलेबल रखना, अलाउ करना, बेसिकली परमिट करना, ठीक है। कीप, लीव द डोर ओपन, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है, लोग आ जा सकते हैं, मतलब आप एक तरह से परमिशन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, है ना। एंटोनिम क्या है? क्लोज ऑफ या फिर प्रिवेंट करना। द जजमेंट लेफ्ट द डोर ओपन फॉर न्यू रूल्स, यानी कि जो जजमेंट आया है उसने नए कानूनों के लिए भी दरवाजा खुला रखा है, मतलब एक तरह से अप्रूवल पहले ही दे रखा है, परमिट पहले ही कर रखा है, ठीक है। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? दिस इज आल्सो अ नाउन, ठीक है। ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव ब्रोकन अ लॉ, ऑफिशियल पार्डन उसको हम कहते हैं एमनेस्टी, ठीक है, सामूहिक माफी, राइट, पार्डन और फॉरगिवनेस, राइट। एंड एंटोनिम क्या होगा? प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, सजा देना, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एमनेस्टी स्कीम, गवर्नमेंट ने क्या किया? एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस किया, ठीक है।
ऑफिशियल पार्डन, जो लोगों ने कानून तोड़ा है, ठीक है, सामूहिक माफी जिसको हम कहते हैं, अगर सरकार या कोई भी ऑफिशियल पार्डन अगर मिल रहा है ना, तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्स में आपके आ चुका है, आगे भी आने की पूरी संभावना रखता है, तो आप गौर करेंगे इन शब्दों पर। प्रेमिस, लीव द डोर ओपन, या फिर अननेसेसरी। कमेंट करके आप मुझे अपना आंसर बताएंगे। कमिंग टू द ओके, सो हमारा टेलीग्राम चैनल, हम यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कस करें इसके पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप चैनल पर भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज आवर एप्लीकेशन सरीन पाठशाला, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा सरीन पाठशाला, जहाँ पर आपकी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी कोर्स है, ठीक है। जो कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। एंड स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच, स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच उन बच्चों के लिए है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऑल दोज हू वांट टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, द बेसिक्स फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, द फाउंडेशंस, दिस बैच इज फॉर यू। कमिंग बैक टू द आर्टिकल, क्लियरेंस इन रिवर्स। क्लियरेंस मतलब कोई बात को सहमति दे देना, क्लियर कर देना, और इन रिवर्स हम बात कर रहे हैं ऑन टॉप कोर्ट पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस, ठीक है। सो जो टॉप कोर्ट है, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, राइट, और जो डी फैक्टो क्लियरेंसेस है उसकी बात करने वाले हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज नॉड, नॉड मतलब सहमति, क्लियरेंस की बात हमने की ना, नॉड मतलब ऐसे हाँ बोलने के लिए जो सर हिलाते हैं उसको नॉड कहते हैं, ठीक है। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज नॉड फॉर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मस्ट नॉट बी रेड एज सपोर्ट फॉर एमनेस्टी। अब कह रहे हैं कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया है तो इसको ये ना समझे कि ये सपोर्ट है माफी के लिए, एमनेस्टी स्कीम्स के लिए, ठीक है। मस्ट नॉट बी रेड मतलब इसको ये ना समझा जाए, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल तो दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसको ये ना समझा जाए कि सरकार जो है सपोर्ट कर रही है किसको, एमनेस्टी स्कीम्स को। इंडियाज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेजिम रेस्ट्स ऑन अ सिंगल सीक्वेंसिंग रूल। इंडिया का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेजिम है, ये रेस्ट करता है एक सिंगल सीक्वेंसिंग रूल पे। वो क्या है, a project must be appraised before the pickaxe pierces the ground, not after building is operational, ठीक है। इनका एक ही तरीका है काम करने का। ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन, अप्रेजल यानी कि इवैल्यूएशन किसी भी प्रोजेक्ट का पहले ही कर लो, ठीक है, बिफोर द पिकैक्स पियर्सेस द ग्राउंड। मतलब आप कोई बिल्डिंग बनाना शुरू कर रहे हो ना, तो बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम मिट्टी खोदेंगे, तो पिकैक्स उठे और ग्राउंड पर लगे उसके पहले ही अप्रूवल हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बिल्डिंग बन गई, काम करनी शुरू हो गई, फिर उसके बाद में अप्रूवल लो, ठीक है। सो इनका एक ही सिंगल सीक्वेंसिंग रूल है कि अ प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रेज्ड बिफोर द पिकैक्स पियर्सेस द ग्राउंड, not after the building is operational. The Supreme Court of India's July 29 order. अब July 29 को Supreme Court of India ने एक ऑर्डर दिया है, देखते हैं क्या है। From a bench led by Chief Justice of India Suryakant on post facto clearances, ठीक है। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस पर इन्होंने काम किया है। वो क्या रीअफर्म करता है, रीअफर्म्स दैट रूल इवन एज इट फॉलोज इट आउट। कह रहे हैं कि इस रूल को, ये जो इनका ये रूल है कि पहले ही क्लियरेंस लो, है ना, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए अप्रूवल पहले लो, ये नहीं कि बिल्डिंग बन जाए फिर उसके बाद वो काम करना शुरू कर दे उसके बाद तुम अप्रूवल लेने के लिए आओ, है ना। तो इस बात को तो उन्होंने रीअफर्म कर दिया, मतलब दोबारा से कंफर्म कर दिया, लेकिन इस रूल को कमजोर भी कर दिया, खोखला भी कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद जब इस चीज के लिए परमिशन दे रहे हो, बिल्डिंग बननी शुरू हो गई और आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है चलो इनको अप्रूवल दे दो, और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं उनकी बात सही है, ठीक है, बिल्डिंग बनने से पहले अप्रूवल लेना चाहिए, तो आप उस रूल को दोबारा से कंफर्म तो कर रहे हो, लेकिन आप ये अग्रीमेंट या क्लियरेंस देके क्या कर रहे हो, आप उसी रूल को खोखला भी तो कर दे रहे हो, ठीक है। By quashing the 2021 office memorandum by leaving the door open for the center to legalize violations. अब इन्होंने 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम जो है उसको क्वॉश कर दिया, ठीक है, और उन्होंने रास्ता खुला छोड़ दिया है फॉर सेंटर टू लीगलाइज। केंद्र के लिए उन्होंने रास्ता खुला छोड़ा है कि वायलेशंस को वो लीगलाइज कर सकते हैं, है ना।
वायलेशंस को लीगलाइज कर सकते हैं थ्रू अ स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन, यानी कि स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन देके अगर कोई भी उल्लंघन हो रहा है तो उसको लीगलाइज कर सकते हैं। द कोर्ट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड अ नोटिफिकेशन इज इफेक्टिवली अ फिग लीफ। कह रहे हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर डिस्टिंक्शन है ना, कोर्ट का जो डिस्टिंक्शन है कि ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर और ये है हमारा नोटिफिकेशन, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में इन्होंने जो डिस्टिंक्शन बनाया है ये क्या है, ये एक्चुअली अ फिग लीफ है, अ प्रोसीजरल नाइसिटी ड्रेस्ड अप एज रिस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंटल नॉर्म्स, यानी कि इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो करने वाली नाइसिटी दिखाई है, लेकिन उसको कैसा ड्रेस अप करके दिखाया है कि वो एनवायरमेंटल नॉर्म्स यानी कि जो भी पर्यावरण के नॉर्म्स हैं उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिखाया तो ये है, ऐसा दिखाया है, ठीक है। The deeper problem that the judgment does not confront करना मतलब सामना करना। अब जो जजमेंट इन्होंने दिया है, ये जजमेंट जो और गहरा प्रॉब्लम है उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहा है, मतलब सामना नहीं कर रहा है। क्या? The deeper problem that the judgment does not confront is the dissonance between state level appraisal machinery and the center's work, ठीक है। dissonance मतलब disagreement। अब स्टेट लेवल अप्रेजल यानी कि इवैल्यूएशन मशीनरी जो है, स्टेट लेवल इवैल्यूएशन मशीनरी और सेंटर का, केंद्र के जो कानून है, ठीक है, इनके बीच में जो असहमति असंगति है, डिसोनेंस है, इसको वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। When state EIA authorities, expert committees and pollution boards routinely discover violations, ठीक है, जब स्टेट EIA अथॉरिटीज हैं या फिर एक्सपर्ट कमिटीज हैं या पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, अगर ये मतलब ये एक दो बार की बात नहीं है, रूटीन की बात है, जब भी ये रूटीनली डिस्कवर करते हैं वायलेशंस, जब इनको पता है कि उल्लंघन हो रहा है, वायलेशंस हो रहा है, ठीक है, ओनली आफ्टर अ हाईवे पोर्ट और स्टील प्लांट इज बिल्ट, और उनको ये पता कब चलता है जब कोई हाईवे या कोई पोर्ट या कोई स्टील प्लांट बन चुका होता है, ठीक है, तभी उनको पता चलता है। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस स्टॉप्स बीइंग एन एक्सेप्शन एंड बिकम्स द डिजाइन। अब फिर रास्ता क्या बचता है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, ठीक है, अब तो बन ही गया, चलो क्लियरेंस दे दो, ठीक है, इसको कह रहे हैं पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। तो ये जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है ये एक्सेप्शन नहीं, फिर लोग यही करने लग जाते हैं, है ना, फिर यही आदत बन जाती है लोगों की कि पहले अगर अप्रूवल मांगेंगे अप्रूवल नहीं मिलेगा, एक काम करो पहले बना लो, फिर फाइल लेके जाएंगे, फिर अप्रूवल मिल ही जाएगा, ठीक है। कभी कभार अगर ऐसा हो गया कि चलो यार अप्रूवल नहीं मिला था लेकिन बन गया, तो उसको हम कहेंगे एक्सेप्शन, कि चलो ये एक्सेप्शन है, चलो जाने दो, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अलाउ करेंगे तो होगा क्या, फिर ये एक्सेप्शन होना बंद हो जाएगा और यही डिजाइन बन जाएगा, यही आदत बन जाएगी, ठीक है। इट स्टॉप्स बीइंग एन एक्सेप्शन एंड बिकम्स द डिजाइन। लार्ज प्रोजेक्ट्स आर नाउ अप्रेज्ड एज अ फेट कंप्लाई, ठीक है। अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनका इवैल्यूएशन ही किया जा रहा है बाद में, ठीक है। Their ecological cost weighed only once demolition would cost more than absolution, ठीक है। और इनका जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है ये तभी में किया जाएगा जब डिमोलिशन यानी कि उसको तोड़ने का जो कॉस्ट होगा वो एब्सोल्यूशन माफी की कॉस्ट से ज्यादा होगा, है ना, तभी तो इकोलॉजिकल कॉस्ट का पता चलेगा। The court reasons, कोर्ट जो है वो रीजन क्या दे रही है, that governments may frame, सरकार जो है वो एनवायरमेंटल एमनेसिटी स्कीम्स बना सकती है, ठीक है, मच एज दे डू फॉर टैक्स डिफॉल्ट्स, जैसे कोई टैक्स डिफॉल्ट करता है तो उनके लिए एमनेसिटी यानी कि माफी के स्कीम्स बनाते हैं, तो वैसे ही कोर्ट ने कहा कि सरकार ये भी बना सकती है, ठीक है ना। But the logic that justifies regularizing an unauthorized colony for electoral gain cannot be transposed, लेकिन कह रहे हैं कि इस लॉजिक को ट्रांसपोज यानी कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में नहीं रखा जा सकता है। किस लॉजिक को, कि द लॉजिक दैट जस्टिफाइज रेगुलराइजिंग एन अनऑथराइज्ड कॉलोनी, ठीक है, अब कोई कॉलोनी है वो ऑथराइज्ड नहीं है लेकिन उसको रेगुलराइज कर दिया, ठीक है, क्यों किया, रेगुलराइजिंग एन अनऑथराइज्ड कॉलोनी फॉर इलेक्टोरल गेन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका वोट बैंक है, वहाँ से आपको वोट चाहिए, तो वो कॉलोनी अनऑथराइज है लेकिन आप उसको रेगुलराइज कर रहे हो, ठीक है, इस चीज को ट्रांसपोज नहीं कर सकते हैं यानी कि शिफ्ट नहीं कर सकते हैं onto works that carve into forests and floodplains, ठीक है, तो आप इसको
इन जनरल ये आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर कोई काम कहाँ पे हुआ है, जंगलों में अगर जा रहे हैं, ठीक है, फ्लड प्लेन्स में जा रहे हैं, तो हम इसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉरेस्ट का अपना फंक्शन है, फ्लड प्लेन्स का अपना सेंसिटिविटी है। तो हम इन जनरल अगर कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज कर रहे हैं इलेक्टोरल गेन को, तो वो सेम सिचुएशन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। यही इस सेंटेंस के कहने का मतलब है। एक बार फिर से पढ़िए और समझिए। द लॉजिक दैट जस्टिफाइज regularizing an unauthorized colony for electoral gain cannot be transposed। क्या नहीं शिफ्ट किया जा सकता, क्या मूव नहीं किया जा सकता, ये लॉजिक है ना, जिस लॉजिक से तुम अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज कर सकते हो, ठीक है, इलेक्टोरल गेन के लिए, वो लॉजिक हम शिफ्ट करके उन जगहों पे नहीं लगा सकते हैं जहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं या फ्लड प्लेन्स जो है फ्लड प्लेन्स पे काम हो रहा है। Environmental science exists as a discipline precisely to insist on interconnectedness that plant, animal, human and microbial systems are bound together। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो environmental science है ये है ही क्यों, हम पढ़ते ही क्यों हैं, या ये एग्जिस्ट, इसकी जो एग्जिस्टेंस है ना, उपस्थिति है, वो क्यों है environmental science की उपस्थिति। ये एक डिसिप्लिन की तरह इसलिए हमारे बीच उपस्थित है क्योंकि ये इस चीज पे जोर देता है, इंसिस्ट करना यानी जोर देना, इंसिस्ट ऑन इंटरकनेक्टेडनेस, कि भाई ये सभी चीजें कनेक्टेड हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो या फिर माइक्रोबियल सिस्टम्स हो, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कोई भी एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकता, ठीक है, आर बाउंड टुगेदर एंड दैट डैमेज टू वन propagates through all। कह रहे हैं कि अगर एक को नुकसान होगा तो ये propagate होगा यानी स्प्रेड होगा, बाकियों पे भी स्प्रेड होगा। एनवायरमेंटल साइंस हमें यही सिखाता है, यही बताता है कि सभी चीजें आपस में कनेक्टेड है, एक को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो वो नुकसान बाकियों तक भी आएगा, ये propagate करेगा, स्प्रेड करेगा। वेटलैंड इज नॉट एन अनरजिस्टर्ड प्लॉट। हम अगर वेटलैंड की बात करें तो ये कोई अनरजिस्टर्ड प्लॉट नहीं है टू बी रेगुलराइज्ड ऑन पेमेंट ऑफ अ फी। ये नहीं कि किसी ने फीस भर दिया तो एक वेटलैंड को रेगुलराइज कर दो, है ना। नाउ इवन द आर्ग्यूमेंट दैट दीज आर हॉस्पिटल्स एंड एयरपोर्ट्स मेंट फॉर पब्लिक गुड। अगर आप ये भी बोलो कि यार ये हॉस्पिटल हम लोगों की भलाई के लिए तो कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट बना रहे हैं, है ना, ये लोगों की भलाई के लिए तो कर रहे हैं, तो लोगों की भलाई बोल के भी ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। meant to for public good cannot automatically justify the environmental cost। environmental cost होगा उसको justify नहीं कर सकता ये बात कि ये हम लोगों की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। worrying यानी चिंताजनक रूप से that transactional logic now has legal cover। कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट फैक्टो जो क्लियरेंस दे दिया है ना, इस बात से चिंताजनक रूप से जो ट्रांजैक्शनल लॉजिक है ये अब इसमें लीगल कवर मिल गया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस डू गिव मी 1 सेकंड प्लीज। तो एग्जिस्टिंग रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस जो है वो फाइन जरूर लगाता है, ठीक है। डू एग्जैक्ट फाइन मतलब फाइन लगाना, ठीक है। फ्रॉम दोज हु बाईपास द नॉर्म्स, जिन्होंने भी नॉर्म्स तोड़े हैं उनसे फाइन तो ये लेता है, बट द जन विश्वास अमेंडमेंट्स स्ट्रिप्ड अवे द थ्रेट ऑफ imprisonment
for environmental lapses altogether. कह रहे हैं कि ये फाइन तो लेते हैं जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उससे. Exact a fine from those who bypassed the norms. लेकिन ये जो जन विश्वास अमेंडमेंट है, इन्होंने क्या किया? स्ट्रिप अवे कर दिया, मतलब हटा दिया, निकाल दिया. क्या? थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने का जो डर था वो हटा दिया, निकाल दिया. किस चीज के लिए? एनवायरमेंटल लैप्सेस के लिए. अगर पर्यावरण में के मामले में अगर कोई लापरवाही हो रही है तो इस मामले में जेल की जो सजा का डर था वो जन विश्वास अमेंडमेंट्स ने खत्म कर दिया. लीविंग ओनली मॉनेटरी. अब इनको क्या है कि बस पैसे दो, अपना काम खत्म. ठीक है, पैसे दो और आगे बढ़ो, चलते बनो. लीविंग मॉनेटरी पेनल्टीज, thus converting compliance into cost of doing business entry. यानी कि जो ये होना चाहिए कि ये रूल आपको फॉलो करना ही है. अगर आपको ये काम करना है तो ये रूल फॉलो करना ही है. लेकिन ये अब क्या बन गया कि अब ये काम करना है तो इतने पैसे तो देने पड़ेंगे, तो ये पैसे दो और दे के देख लो. सेंटेंस फिर से एक बार पढ़ो, समझो. बहुत प्यारे तरीके से ये सेंटेंस बताया गया है. ठीक है, लिविंग ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज, thus converting, कन्वर्ट कर दिया compliance into a cost of doing business entry, which a well capitalized proponent can budget for. अब जिनके पास अच्छा फंड्स है, जिनके पास अच्छा कैपिटल है, तो वो तो जैसे हर चीज का खर्चा लिखते हैं वो ये भी खर्चा लिख देंगे कि भाई ये हमें पेनल्टी भरनी पड़ेगी तो ये भी खर्चा ऐड कर दो. ठीक है, उनके दिमाग में ये थोड़ी चलेगा कि नहीं ये रूल हम नहीं तोड़ सकते. उनके दिमाग में तो ये चलेगा कि जैसे बाकी सब खर्चा हो रहा है ये भी खर्चा होना है, ये पेनल्टी भरना. ठीक है, तो ये भी ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में. द लेटेस्ट जजमेंट डज नॉट एग्जामिन दिस शिफ्ट. अब ये जो एक मेंटल शिफ्ट है, जो लेटेस्ट जजमेंट है वो इसको एग्जामिन नहीं कर रहा है, बट एंडोर्सेस इट इट्स प्रमाइस. उसको एग्जामिन तो नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको और एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब और मजबूत कर रहे हैं. ठीक है, एंडोर्स इट्स प्रेमिस. ट्रीटिंग एनवायरमेंटल हार्म एज अ डेट दैट कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट. और इससे क्या हो रहा है, इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डैमेज जो है इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एज अ डेट, एक कर्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं जो बाद में सेटल कर लेंगे. ठीक है, एज अ डेट दैट कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट. The court insists that reducing violations to civil penalties does not weaken the precautionary principle. अब कोर्ट तो कह रहा है कि जो violations है वो reduce करेंगे. अगर insists that reducing violations to civil penalties, जो violations है उनको civil penalties में reduce कर दो, और इससे जो precautionary principle है ये कमजोर नहीं हो रहा है. कोर्ट ऐसा कह रहा है. But a principle meant to prevent irreversible harm. लेकिन जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल irreversible harm, मतलब एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है ना. irreversible harm मतलब जो ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती. ठीक है, तो ऐसे नुकसान को रोकने के लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं, but a principle meant to prevent irreversible harm cannot be honored by pricing the harm. ऐसे सिद्धांत का सम्मान हम उस नियम को तोड़ के उसकी कीमत लगा के नहीं कर सकते. And collecting the check, है ना, हमने pricing the harm मतलब उस नुकसान का कीमत लगा दो, है ना, और चेक ले लो. ठीक है, तो इससे हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं. The consequences are incidents of infrastructure projects getting flattened by serious monsoon activity. बहुत बड़ी बात कहती है इस एक सेंटेंस में. अब इसके परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जो कई सारे हादसे हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं. कैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सीधा फ्लैट हो जा रहे हैं, है ना, मतलब जमीन पर ढेर हो जा रहे हैं. Getting flattened by serious monsoon activity. जब भी serious monsoon activity आया तो जो ऐसे जगहों पर या जो कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं करके कंस्ट्रक्शन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ये ढेर बन जा रहे हैं. ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जो गुजरात में फ्लड्स आ रखे हैं. तो एक शायद रोड था या ब्रिज था, पानी के बहाव के साथ साथ धीरे धीरे वो बह जा रहा है ना. कुछ लोग उस पार खड़े हैं, कुछ लोग इस पार खड़े हैं, और पानी के बहाव से धीरे धीरे वो बह जा रहा है.
तो इसी को ये कह रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये फ्लैटन हो रहे हैं। Consequences are incidence of infrastructure projects getting flattened by serious monsoon activity. कभी बारिश अपने मोड में आ गया तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को तो ढेर कर देता है, ठीक है। The center would be well advised, कह रहे हैं कि सेंटर को सेंटर would be well advised, इसका मतलब ये है कि सेंटर को अगर अच्छी एडवाइस ले तो, है ना। The center would be well advised to read this order not as a license to multiply एमनेस्टी स्कीम्स। ये सेंटर के लिए अच्छा होगा अगर सेंटर इस जजमेंट को ऐसे ना समझे कि चलो चलो हमें तो एमनेस्टी स्कीम बनाने का मौका मिल गया, है ना, कि हम फाइन लगाए और ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम अप्रूव कर दें, ठीक है। द सेंटर वुड बी वेल एडवाइज्ड टू रीड दिस ऑर्डर नॉट एज अ लाइसेंस, इसको एक लाइसेंस की तरह ना समझे कि लाइसेंस मिल गया हमें एमनेस्टी स्कीम्स को मल्टीप्लाई करने का, license to multiply amnesty schemes, but as a mandate to repair the clearance apparatus, ठीक है। इसको एक मैंडेट की तरह, एक कंपल्शन की तरह लें कि ये जो क्लियरेंस apparatus है ना, ये जो क्लियर करने वाला apparatus है, इसको हम ठीक करें पहले। चलो अभी तो माफी देने के लिए कोर्ट ने हमें अलाउ कर दिया है, लेकिन हम इसको लाइसेंस लेके और ऐसे लोगों को माफी नहीं देना है। हमें वो क्लियरेंस apparatus यानी कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है जिससे कि ये प्रोजेक्ट्स को अगर क्लियरेंस नहीं मिला है तो ये बने ही ना, ये नौबत आए ही ना कि चलो बन गया है, चलो ठीक है फाइन, लेके इनको बने रहने दो, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट मतलब सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया क्या है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मिलना चाहिए। पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस वीकन द पर्पस ऑफ EIA प्रोसेस। जो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब क्या, अब बिल्डिंग बन गई, जो उनको पहले क्लियरेंस लेना चाहिए था अब दे दो, थोड़ा बहुत फाइन लगा लो, ज़्यादा लगा लो, जो लगाना है फाइन लगाओ, लेकिन अब कोई बात नहीं, तो बन ही गया है ना, क्लियरेंस दे दो। इसको कहते हैं पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है ये कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर करता है EIA के प्रोसेस को, ठीक है। क्या ये आइडिया है इस पैसेज का। एमनेस्टी स्कीम्स शुड बी एक्सपांडेड फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स, कह रहे हैं कि माफी की जो स्कीम है ना ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपांड कर दो, सबको माफ करो, है ना। मॉनेटरी पेनल्टीज आर सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। फाइन लगा दो, मॉनेटरी पेनल्टी लगा दो, क्या ये पर्याप्त है पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या ये इस पैसेज का कहने का मतलब था, सेंट्रल आइडिया क्या था, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से पैसेज समझ लिया है तो आप मुझे फटाफट से अपना आंसर कमेंट करके बता देंगे, ठीक है बच्चों। चलो द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस कंसीडर्ड प्रॉब्लमैटिक। पैसेज के मुताबिक पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो है ये प्रॉब्लमैटिक क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्या क्यों कह रहे हैं कि पोस्ट फैक्टो जो क्लियरेंस मिल रहा है ये प्रॉब्लम है, क्यों। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिले होता है, इसलिए इससे एनवायरमेंटल डैमेज बाद में ही असेस हो पाता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब, इसलिए, या फिर इससे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता है, या ये इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। क्यों कह रहे हैं कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो है ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक है। Now, which of the following statements is not true according to the passage? पैसेज के मुताबिक इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। The Supreme Court quashed the 2021 Office Memorandum. The court allowed the possibility of statutory notifications for post facto clearances. The passage supports treating environmental violations like tax defaults. Passage क्या support कर रहा है कि जैसे हम टैक्स डिफॉल्ट्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही एनवायरमेंटल वायलेशंस को भी ट्रीट किया जाए। जन विश्वास अमेंडमेंट जो है रिमूव्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर एनवायरमेंटल लैप्सेस। एनवायरमेंटल लैप्सेस जो हो रहे हैं तो उसके लिए जेल की सजा हो सकती है, ये जन विश्वास अमेंडमेंट्स ने हटा दिया। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Which of the following statements is not true according to the passage? What can be inferred? इस passage से क्या समझा जा सकता है? What can be inferred from the passage? Financial penalties alone may prevent environmental violations. क्या ये समझा जा सकता है कि फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दो
इन्वायरमेंटल लॉज जो है ये स्ट्रिक्ट हो गए हैं जजमेंट के बाद। क्या ये समझा जा सकता है? क्या ये समझा जा सकता है कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलना चाहिए? या हम इस पैसेज से ये समझे कि एनवायरमेंटल असेसमेंट जो है ये नो लॉन्गर नेसेसरी रहा, अब ये जरूरी नहीं है? क्या समझा जा सकता है इस पैसेज से? अब ऑथर का टोन बताइए कैसा है? ऑथर एप्रिशिएटिव है, यानी कि सराहना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, टॉप कोर्ट का, उसकी क्या तारीफ कर रहे हैं? क्या ये क्रिटिकल और एनालिटिकल है? क्या ये ह्यूमरस है या ऑप्टिमिस्टिक है? ऑथर का टोन कैसा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब डिस्कशन के लिए आपके लिए पॉइंट, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रधानता देना चाहिए? बी प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रधानता देना चाहिए ओवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? पर्यावरण की प्रोटेक्शन से ज़्यादा क्या आर्थिक वृद्धि को हमें प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पे भी आपके लिए कुछ पॉइंट्स एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू द नेक्स्ट सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे बताएंगे। लेट्स सी आपका स्कोर क्या है। करेक्ट आंसर्स कमेंट सेक्शन में कुछ टाइम में बिल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।